शुभ मध्याह्न बच्चों। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। संस्कृत की आज की कक्षा में भी हम संधि विषय को पढ़ते हुए संधि के वेद दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि संधि की परिभाषा क्या होती है, संधि कितने प्रकार की होती है और संधि से किस तरह से वर्णों में परिवर्तन आ करके शब्द पूरी तरह से बदल जाता है। तो आपको फिर बताना चाहूँगा, संधि का अर्थ होता है मेल, शब्दों का वर्णों का आपस में मेल या शब्दों को आपस में जोड़ना। और संधि विच्छेद का अर्थ होता है जुड़े हुए शब्दों को बीच में से अलग अलग कर देना। फिर मैंने आपको संधि के 3 वेद बताए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वरों का स्वरों के साथ मेल होता है, व्यंजन संधि में व्यंजनों का व्यंजनों के साथ और विसर्ग संधि में व्यंजनों के स्थान पर विसर्गों का प्रयोग होता है। आज की कक्षा में हम दीर्घ संधि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास में पहला प्रश्न हमारे पास इस तरह से है। अभ्यास कार्य में हमारे पास ये कुछ शब्द दिए हुए हैं जो कि पिछली पंक्तियों में प्रयुक्त हुए हैं। इनमें से पहला शब्द है देवालय, विद्यार्थी, रविंद्र, सुरेंद्र, सूर्योदय। अब इन शब्दों को अलग अलग करें तो इस तरह से बनते हैं देव और आलय, विद्या, अर्थी, रवि, इंद्र, सुर, इंद्र, सूर्य, उदय। अब इन वर्णों को देखें तो इनमें ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। आपने पिछली कक्षा में वर्ण विच्छेद के बारे में पढ़ा है कि किस तरह से हम वर्णों को अलग अलग करते हैं और अलग अलग वर्णों को जोड़ करके शब्द बनाते हैं। तो यदि देव शब्द को उच्चारण करें तो वो में अ की ध्वनि आ रही है और आले में आ की, इसलिए अ और आ को मिला के बन गया आ और देवालय बन गया। विद्या और अर्थी, विद्या में ध्य में आ और अर्थी का आ और आ को मिलाने से भी आ, हमारे पास बन गया विद्यार्थी। रवि और इंद्र, रवि में ई और इंद्र का ई और ई को मिलाने से दीर्घ ई, रविंद्र। सुर और इंद्र, सुर में अ इंद्र का ई, आ और ई को मिलाने से बन गया ए, इसलिए सुरेंद्र। और सूर्य का अ और उदय का उ, अ और उ को मिलाने से बन गया ओ, सूर्योदय। इसी तरह से संधि के 3 वेद यहाँ बताए गए हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। चलिए अब दीर्घ संधि के बारे में पढ़ते हैं कि दीर्घ संधि किन किन वर्णों में होती है और दीर्घ संधि के अनुसार वर्ण कैसे आपस में बदल जाते हैं। यदि पूर्व पद में अ या आ हो और उसके आगे वाले शब्द में भी अ या आ जाए तो अ और आ आपस में मिलने से आ बन जाता है। इसी तरह से ई और ई, इनके आगे भी ई या ई आ जाए तो दीर्घ ई, दीर्घ का अर्थ यानी बड़ा। तो यहाँ वर्ण अपना बड़ा स्वरूप ग्रहण कर लेता है। उ और उ से आगे उ या उ आ जाए तो ऊ, री और री से आगे री और री आ जाए तो दीर्घ री बन जाता है। परंतु दीर्घ री जब शब्द में प्रयोग होगा तो इस तरह से री की मात्रा के साथ प्रयोग होता, ना कि पूर्व रूप में। हमारे पास कुछ शब्दों के उदाहरण भी दिए हुए हैं, जैसे हिम और अंशु। यहाँ एक उदाहरण है, हिम और अंशु। हिम में अ और आगे अ और अ आपस में मिलके आ बन जाएगा हिमांशु। वैसे पुस्तक और आलय, पुस्तक में क में अ और आगे आ, अ और आ मिलने से आ, पुस्तकालय। तथा और अपि, आ और अ को मिलाने से आ, तथापि। प्रति और ईक्षा, प्रति में ई और ईक्षा में ई और ई को मिलाने से दीर्घ ई, प्रतीक्षा। अब हमें ध्यान एक देना है, प्रतीक्षा की मात्रा जब हम बड़ी कर देंगे तो हमें लिखना भी बड़ा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दीर्घ संधि हो गई है। सु और उक्ति, सु में उ और उक्ति का उ,
ऊ और ऊ को मिलाने से बड़ी ऊ सूक्ति और मात्रा बदल के बड़ी हो जाएगी। मातृ और ऋणम, मातृ में भी री और आगे भी री, तो दीर्घ ई बन जाएगा इस तरह से। अभी मैंने आपको बताया दीर्घ री बदल करके प्रयोग इस तरह से होगी। मातृणम क्या बनेगा? मातृणम। भानु और उदयः, ऊ और ऊ को मिलाने से दीर्घ ऊ भानुदयः। कपि और ईशः, ई और ई दीर्घ ई कपीशः, मात्रा यहाँ बदल जाएगी। दया और आनंदः, आ और आ को मिलाने से दीर्घ आ दयानंदः। महा और आशय, आ और आ को मिलाने से बड़ा आ महाशय। अब ये बदले हुए शब्द हमारे पास हैं, अब देख लेते हैं इनके बारे में भी। यहाँ देखिए अ और आ को मिलाने से ये का बन गया पुस्तकालय। आगे तथा और अपि, तथा का आ आगे आ और अ को मिलाने से आ तथापि, थ के साथ आ। ई और ई प्रति में ई और इक्षा का ई दीर्घ ई और त की मात्रा बड़ी होगी प्रतीक्षा। री और री दीर्घ री और मातृणम, यहाँ री इस तरह से प्रयोग हुआ है। भानु का ऊ और उदय का ऊ और मात्रा बन गई बड़ी भानुदय। कपि और ईशा, कपि की ई, ईशा की दीर्घ ई और ई को ई और कपीशः। आ और आ दया और आनंद, आ और आ भी आ दयानंदा, य की मात्रा आ की दीर्घ दयानंदा। वैसे ही महा और आशय, महा का आ आशय का आ और आ जा मिले तो आ हा महाशय। इस तरह से प्यारे बच्चों हमें एक बात का ध्यान रखना है कि दीर्घ संधि का अर्थ होता है बड़ा। यहाँ पूर्व पद का अंतिम जो वर्ण होगा वह उत्तर पद के पहले वर्ण के साथ मिलकर के बड़ा बन जाएगा महाशय। इस तरह से ये दीर्घ संधि होती है। आज की कक्षा में हम दीर्घ संधि के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले आप वीडियो में जो संधि के बारे में बताया गया है आप उसको अच्छे से समझें। अच्छे से समझने के बाद इन शब्दों को अपने किताब में लिख लें और दीर्घ संधि को समझने का बार बार प्रयास करें। धन्यवाद। शुभ दिवस।